हेलो फ्रेंड्स। मैं आज एक ग्रामर के पोर्शंस की बात कर रहा हूं क्योंकि हम लोग अंग्रेजी के जो कंपटीशन तैयारी करते हैं ना, उनके लिए ग्रामर एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि हम में से अधिकतर टीचर्स लोग ग्रामर को ही फोकस करते हैं। और ग्रामर में दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक कॉमन एरर के पार्ट्स में और एक इंप्रूवमेंट के पार्ट्स में। अब कॉमन एरर की अगर मैं बात करूं तो कॉमन एरर में दो तरह के क्वेश्चंस को बांटा जाता है। एक जो किसी रूल्स पे बेस्ड है, फॉर्मूला जिसको आप बोलते हो, मतलब जैसे नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का इस्तेमाल, नो सुनर के साथ देन का इस्तेमाल, नो सुनर में ऑक्सिलरी वर्ब पहले आता है, इन्वर्जन का इस्तेमाल, वो सब रूल्स हैं, फॉर्मूला हैं। उसके लिए ग्रामर के समझ की जरूरत नहीं है, बस अगर थोड़ा सा बेसिक्स सीखो और आप उस फॉर्मूला का 2 4 5 क्वेश्चन बना लो तो आपसे बन जाएगा वो। लेकिन एक होता है जो स्ट्रक्चर बेस्ड होता है, और अगर आप टफ क्वेश्चंस को देखो तो वो स्ट्रक्चर पे बेस्ड होते हैं जो आपके ग्रामर के कंसेप्ट्स के ग्रामर के कंसेप्ट का स्ट्रेंथ चेक करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एक क्वेश्चन लेता हूं, ये क्वेश्चन है आपके सामने में, आप थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर लो, अपने क्वेश्चन को बना लो और जरा आप देखो। अब वीडियो को पॉज कर लेना अगर मेरी बात को आपने सुना है तो, और अपने आंसर को कमिट कर लेना और उसके बाद मेरी बात को सुनो। अभी अगर आपने, और ये आपके बैंकिंग में, एसबीआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अगर आपने एरर देखा तो क्या आप सर्टेन थे, क्या वो फॉर्मूला दिखाई पड़ रहा था, नॉट ओनली नो सुनर द हार्डर वी वर्क द बेटर वी बिकम, इत्यादि आदि टाइप का कुछ। अब यहां फॉर्मूला नहीं है क्योंकि ये स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है और यहां पे नो एरर है, या इनमें से यहां से लेके यहां तक के क्वेश्चन वर्ड में कोई गलती है, ये आपका मोर और लेस, अगर आपने आंसर कमिट भी किया होगा तो मोर और लेस आपका, आप सर्टेन नहीं होगे कि आपने आंसर को सही बनाया है। इसका कारण क्या है कि अगर आप स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस बनाते हो तो आपको किस चीज पे वर्कआउट करना होता है? आपको सबसे पहला जो चीज ध्यान देना होता है वो होता है कि क्या आपने सेंटेंस समझा। वो सेंटेंस जो इतने सारे वर्ड्स डाले हुए हैं उसमें एक सेंटेंस तो होगा, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग बचपन से क्या समझते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एसवीओ हम लोगों को बचपन से बताया गया था। हर सेंटेंस में ओ आने की जरूरत नहीं है। तो क्या वो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा? उसके अलावे जो बाकी के शब्द हैं सेंटेंस में, क्या वो बाकी के शब्द आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको यह पता है कि द उत्तराखंड असेंबली एक प्रॉपर नाउन दिया हुआ है, ये आपको परेशानी नहीं करेगा, ये आपको परेशान नहीं कर रहा है। लेकिन ऑन फ्राइडे आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन आपके पास मिस्टर रावत आपको परेशान नहीं करेगा। अब यहां पे आपको जो पता होना चाहिए वो आपको, और इसके लिए आपके पास, आप जो ग्रामर के चैप्टर्स पढ़ते हो जो फॉर्मूला से नहीं है, वो चीजें आपको अब अच्छे से समझना होगा। क्योंकि देखो, आप पढ़ते हो रूल्स और जब आपको मिलेगा क्वेश्चन तो आपको दिखाई पड़ेंगे वर्ड्स, और क्या वर्ड्स के ग्रामर से आपको परिचय है? क्या आप ये जानते हो? पहला सेंटेंस, दूसरा कि शब्दों का जो वहां डाला हुआ है, क्या आप ग्रामर जानते हो? ग्रामर जानते हो, अर्थ नहीं। अगर आप अर्थ की बात कर रहे हो तो आप इसका मतलब क्लोज टेस्ट, फीलर्स ये बना रहे हो, और मीनिंग से ग्रामर के एरर्स नहीं गाइड होते। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बोलूं कि क्या तुम, उसमें मिस्टर रावत के बाद लिखा हुआ था क्विट, ठीक है, उसके बाद ऑस्टेंसिबल, एक ऑस्टेंसिबल डाला हुआ है,
then unable, then get elected, unable, get elected. उत्तराखंड असेंबली हम छोड़ देते हैं. constitutionally stipulated deadline. आप ध्यान दीजिएगा, और टिक के साथ ओवर जो लगा हुआ है, टुक ओवर, टेक ओवर जो दिया हुआ है. क्या इनके ग्रामर आपको परिचित हैं? क्या आपको पता था कि क्विट वर्ब है और ये क्विट इस सब्जेक्ट का वर्ब है, और यहां पे ये भेटू है क्योंकि क्विट का तीनों फॉर्म क्विट ही होता है, तो यहां भेटू है. और इसी भेटू के चलते यहां पे आपका टिक की जगह पे टुक होगा. क्या आपको पता था कि ये एक नाउन है, नाउन के पहले ये भी3 लगा हुआ है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और इस एडजेक्टिव के पहले ये एडवर्ब लगा हुआ है, और ये जो द लगा हुआ है, द के साथ ये नाउन आया हुआ है क्योंकि आर्टिकल के साथ नाउन आता है. द एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बॉय, अगर मैं बचपन वाली बात करूं तो, और ये जो नाउन है वो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन उसका ऑब्जेक्ट माना जाता है. डेडलाइन के साथ ऑफ लगता है, प्रीपोजिशन डेडलाइन ऑफ दिस, और उसके बाद ये 6 मंथ्स उसका एक ड्यूरेशन दिया हुआ है टाइम, जिसमें मंथ नाउन है, 6 एक एडजेक्टिव है. फ्रॉम द डेट, यहां पे दैट छुपा हुआ है, क्या आपको पता था? या व्हेन छुपा हुआ है? और चूंकि ये कंजंक्शन है वो छुपाया हुआ है, इसीलिए आपका एक सेंटेंस यहां है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. टेक ओवर का मतलब होता है कोई पद संभालना, और एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहां दिया हुआ है. क्या ये चीजें समझ में आई हमको? क्या इन शब्दों का ग्रामर? और अभी आप ध्यान दो तो एक वर्ड अनेबल, ऐसा एबल या अनेबल होता, उसके बाद टू भी वन आता है, आई एम अनेबल टू डू दिस. और ये अनेबल जो एडजेक्टिव था उसके पहले बिंग लगा है, ये बिंग इज का भी4 है, और ये जेरेंड है क्योंकि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहां है, और बिंग के साथ बिंग व्हाट उसका कंप्लीमेंट है अनेबल. मैं जो आपको बोल रहा हूं आप जरा सोचना, क्योंकि मैं कॉमन एरर के स्ट्रक्चरल पार्ट की बात कर रहा हूं. अनेबल के साथ टू भी वन लगता है, टू भी वन का पैसिव बनता है टू बी भी3, और जहां आप बी लगाते हो वहां पे गेट भी आप लिखा जा सकता है, और ये तुम्हारा भी3 है. जैसे ही वॉज बिटन के जगह पे हम लिख सकते हैं ही गॉट बिटन, ही वॉज बिटन या ही गॉट बिटन. सो आपका यहां से अगर आपका ऑन का ऑब्जेक्ट ये जेरेंड, जेरेंड के इज, चूंकि ये इज का फॉर्म है, इज के बाद एक एडजेक्टिव लगा है, राम इज इंटेलिजेंट, उसी तरह से अनेबल अपने साथ एक इंफिनिटिव लेता है, वो इंफिनिटिव यहां पैसिव में है. इलेक्टेड टू द असेंबली, मतलब वो असेंबली में इलेक्टेड हुए, असेंबली ने उनको इलेक्ट नहीं किया था, इलेक्ट तो जनता करेगी, इलेक्शन तो वो लड़ेंगे तो जनता चुनती है, इसीलिए ये टू यहां सही है. क्या ये सब चीजें आपको समझ में आ गई थी पढ़ते हुए? ये है शब्दों का ग्रामर. आप जब ग्रामर पढ़ते हो तो सिंपली आपको रूल्स मिलते हैं, रूल्स. लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पे वो रूल आपको दिखेगा नहीं. अगर वो वर्ड रूल है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन, हार्डली, स्कार्सली, इस तरह के अगर रूल्स हैं तो वो आपको दिख जाएंगे.
ही गोज टू स्कूल एवरी डे अगर आपने पढ़ा है तो आपको यह लगेगा कि हैबिचुअल एक्शन है, बट जब आपके क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो इतनी आसान चीजें नहीं मिलती। अब आप एक चीज ध्यान दो, थिंक, इस वर्ड को देखो, ऑस्टेंसिबल। अब इसका मैं आपसे ग्रामर पूछ रहा हूं कि ऑस्टेंसिबल ग्रामर का आपके दिमाग में क्या आएगा। ये ऑस्टेंसिबल आपको हो सकता है कि सिनोनिम एंटोनिम में आपको मिला हो, बट इस बार ये कॉमन एरर में आया है। और अगर मीनिंग निकाल रहे हो तो आपको सेंटेंस का मतलब समझ में आएगा, ग्रामर कर रहे हो तो सेंटेंस में उसका यूज समझ में आएगा। ये ऑस्टेंसिबल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, क्योंकि मैक्सिमम वर्ड्स जिनको आप वोकैब बोलते हो वो नाउन होते हैं, वर्ब होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि एडवर्ब में वोकैब वाले पार्ट में एलवाई लगा के बनाते हैं। जो एलवाई नहीं लगता उसको आपको ग्रामर में पढ़ता है, जैसे ऑफन, नेवर, सेल्डम, ऑलवेज। ये एडवर्ब आपको ग्रामर के रूल में पढ़ना पड़ता है, इनकी अपनी हिंदी नहीं होती। तो आप ये सोचो कि ये नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है। अगर आप सोचो कि BLE लगा हुआ बहुत सारा वर्ड बचपन से आप जानते हो, और वो वर्ड जिस स्टेटस का था वही, जैसे मैं बोलूं रिस्पॉन्सिबल, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउन होता है, उसका वो एडजेक्टिव है रिस्पॉन्सिबल, तो ये तुम्हारा उस हिसाब से एडजेक्टिव है, यहां पे एडजेक्टिव है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये एडजेक्टिव यहां पे कौन से नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए लगा हुआ है, और ये यहां पे प्लेस कैसे है, यहां पे ये रखा हुआ कैसे है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन जहां मन करे वहां रख ले, ऐसा नहीं होता, उनका अपना जगह है। यहां पे जगह बंधा हुआ है कि किस वर्ड का कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का जगह यहां पे आना चाहिए। अगर यहां ब्लैंक स्पेस है तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा ये आपको क्लियर है, और यही ग्रामर का स्ट्रक्चर पार्ट होता है। स्ट्रक्चर पार्ट जब वो बंधा हुआ है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। अब आप जरा स्ट्रक्चर एनालाइज कीजिए। मिस्टर रावत सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब लगा है, क्विट उन्होंने छोड़ दिया। ऑन फ्राइडे चूंकि समय बता रहा है तो फ्राइडे नाउन है, बट ऑन फ्राइडे चूंकि टाइम बता रहा है तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। इसको एडवर्बियल बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम का एक फ्रेज हो गया। चूंकि वो क्विट से जुड़ा हुआ है, मिस्टर रावत ऑन फ्राइडे नहीं, क्विट ऑन फ्राइडे, तो वर्ब से जुड़े हुए जो शब्द होते हैं वो हो गए एडवर्ब। अब अगर मैं फ्राइडे इवनिंग, ये पूरा तुम्हारा एडवर्ब हो गया। अब ये जो वर्ड है अगर ये एडजेक्टिव है तो ये किसी ना किसी नाउन से तो जुड़ेगा, क्योंकि यहां आ गया प्रीपोजिशन। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहां एडवर्ब रखें उसके बाद हम प्रीपोजिशन डालें, क्योंकि प्रीपोजिशन के साथ आने वाले शब्द उस सेंटेंस में जोड़े गए हैं, ओरिजिनल सेंटेंस में जोड़ा गया है। तो तुम्हारा ओरिजिनल सेंटेंस यहां पे तुम्हारा लगा हुआ है, और ये अगर वर्ड एडजेक्टिव है तो हमारा स्ट्रक्चर बन गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, बस इतना ही। आपका ये जो वर्ड है ये भी ऑस्टेंसिबल भी क्विट से ही जुड़ा हुआ है, और क्योंकि हम अलग अलग तरीके से हम लिखते हैं, ही केम बाई कार ऑन फ्राइडे मॉर्निंग इन अ हरी, तो हम एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, वो सब हमने वहां पे यूज किया। तो आपका ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, और इस वर्ड को क्विट से ही जोड़ना है, क्योंकि नाउन के बाद वर्ब रख के, और वो तब जब वो लिंकिंग वर्ब ना हो हम यहां पे एडजेक्टिव नहीं डाल सकते।
राम रन्स अगर हम यहां लिखते हैं, राम रैन अगर हमने यहां लिखा, इन द मॉर्निंग, अब आगे में हम क्या लिखेंगे? फिर से तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तो रख नहीं सकते, एडवर्ब भी रखना होगा। तो आपका एरर ये था कि ये वर्ड क्विट के साथ जुड़ा हुआ, मीनिंग जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रामर में अगर मीनिंग की बात करते हो तो मीनिंग में ग्रामर की बात करना, तीनों अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। अंडरस्टैंडिंग का पार्ट अलग है, ग्रामर में आपके रूल्स रेगुलेशंस हैं, एंड वर्ड्स हैं तो सिनोनिम एंटोनिम फिलर्स के लिए जरूरी पड़ेंगे। तीनों अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, एक सेक्शन का दूसरे पे असर नहीं पड़ता। तो तुम अगर सोचो तो सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम, एंड दिस इज कॉल्ड, जो एरर था कि यहां पे ऑस्टेंसिबल के जगह पे ऑस्टेंसिबली होता, इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ व्यू पॉइंट। मेरा अपना ओपिनियन देना है, फॉर्चुनेटली आई पास द एग्जामिनेशन, ये फॉर्चुनेटली मेरा व्यू पॉइंट है, इसको एडवर्ब ऑफ व्यू पॉइंट बोलते हैं। अब आप उसको, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन हम लोगों के यहां एडवर्ब क्या क्या पढ़ाया गया है? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बस इतने में बंद कर देते हैं हम लोग एडवर्ब ऑफ कंट्राडिक्शन, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब ऑफ व्यू पॉइंट, एडवर्ब ऑफ फोकस हम नहीं डालते, हम नहीं बात करते हैं। तो ये तुम्हारा एडवर्ब था, होना चाहिए था, जो कि रखा हुआ था एडजेक्टिव के तौर पे, और यही आपका एरर था। तो आप एक बात समझो कि आपके अगर कॉमन एरर में सिंपली आप नियम कानून अगर रट रहे हो तो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, और जब पेपर को, ग्रामर को टफ करना चाहेगा तो वो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस ही देता है, और जो कॉमन एरर लिखा जाता है वो कॉमन ही होता है। बट ये हमको अनकॉमन क्यों लग रहा है? क्योंकि हम लोग कभी भी स्ट्रक्चर के ग्रामर को इंपॉर्टेंस नहीं देते पढ़ने या पढ़ाने में, हम लोग सिंपली नियम कानून वाले ग्रामर को पढ़ते पढ़ाते हैं। इसीलिए जब कभी आप डिग्री पढ़ोगे तो आपको ये कि गुड का बेटर होता है, बेस्ट होता है, ये सब नियम कानून है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का अर्थ क्या होता है, ये उसका कंसेप्ट है, ये उसके कंसेप्ट है। और अगर आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन के कंसेप्ट को जब तक नहीं समझोगे, आप कंपैरेटिव मतलब डिग्री के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को बनाने में मुश्किल आएगा। और हमारे यहां जो बुक्स है ना, उसमें मैक्सिमम में आपको नियम कानून ज्यादा भरा हुआ है। आप अगर खुद से चाहो, क्योंकि अगर एक सेंटेंस है, यहां सेंटेंस कितने थे? 2 थे, कंजंक्शन कहां है? छुपा हुआ है। अब ऐसे कौन से कंजंक्शंस होते हैं जो छुपाए जा सकते हैं, ये आपको सोचना होगा, ये आपको सोचना होगा, ये आपको पढ़ना होगा, क्योंकि ये नियम में एडवांस लेवल के नियम है। एडवांस लेवल के नियम है कि कब हमको कंजंक्शन लगाना है और उसको हम नहीं भी लिख सकते हैं, ये हमें टारगेट करके समझना होगा। सो अभी अगर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं तो अभी मैं आपको इसके बाद मैं आपको आज मैंने एक चीज डील कर दिया, इसके बाद के जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आपके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल भी लिंक दिया हुआ रहेगा, आप वहां से क्वेश्चंस को निकाल लेना और उसको सॉल्व करना। उसके अब या तो वर्ड का एरर होगा तो चांसेस है कि आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने शब्दों पे बहुत ज्यादा मेहनत किया है। अगर वो स्ट्रक्चर का होगा तो आप समझने की कोशिश करो कि ये स्ट्रक्चरल एरर्स कैसे बनते हैं। अगर आप बना रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है कि अगर वो पेपर को टफ भी बनाएगा, स्ट्रक्चर बेस्ड भी एरर देगा तो आपसे बन जाएगा वो। दैट इज वाई थिंक आप क्वेश्चन लेना और उसमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना और मेरे एक्सप्लेनेशन पे जरा नजर रखना कि मैं सही मतलब मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं।
आपको ये डिस्कशन कैसा लगा, क्योंकि आपको शब्दों को तो देखना पड़ेगा, शब्दों का ग्रामर तो समझना पड़ेगा। और ग्रामर समझने का मतलब कि वो किस पार्ट ऑफ स्पीच में फिट होता है। बहुत सिंपल है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। क्योंकि अगर शब्द एडवर्ब वाले पार्ट में होंगे तो जनरली उनके साथ एलवाई लगता है, तो एडवर्ब इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। वो तीन, और ये बहुत आसान चीज नहीं है। हमें लगता है, जैसे आप पहली बार बना रहे थे, हमें लगता है कि इसको आपको शायद ही आपसे निकल गया होगा, क्योंकि आपके दिमाग में क्या है, वर्ड है तो उसका मीनिंग होगा। मीनिंग नहीं जानते तो ग्रामर भी नहीं जानते। ऐसा नहीं होता। आप मीनिंग भले ही मत जानो, मैंने भी मीनिंग नहीं बताया, लेकिन मैंने ग्रामर जो समझाया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको उसका ग्रामर आपको समझ में आया होगा। सो think about the next level of your common error, and we'll work on that. I'll give you the challenges, you just try to solve them. मिलते हैं हम लोग, बताना आपको ये डिस्कशन कैसा महसूस हुआ। हम लोग मिलते हैं अगली बार में। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।